Assalamu alaikum warahmatullah. Beta, actually today we'll discuss wattless current and wattful current, but before that थोड़ा सा मैं कल का रिपीट करूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसी ऑसिलेशंस। कल भी मैंने आपसे कहा कि वो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होते हैं जब कंटिन्यूस एक्सचेंज होता है एक्चुअली वहाँ पे एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान जब एनर्जी कंसिस्टेंटली क्या होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, ऑसिलेट होती है एनर्जी, तो उन सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशंस को हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। और आपको पता है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है स्टोर एज द एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बाय दैट इन द इंडक्टर इट इज इन द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी गिवन एज 1/2 Q स्क्वायर बाई C एंड 1/2 Li स्क्वायर। बाकी आपको पता है कि आपने कल पढ़ा कि टैंक सर्किट की मदद से हम एलसी ऑसिलेशंस हासिल करते हैं। टैंक सर्किट क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C। तो ये डिफरेंट, उसके बाद मैंने आपको बताया था डिफरेंट ये डियाग्राम्स एक्चुअली एक्सप्लेन करती है आपको किस तरह एक्चुअली वहाँ पे कैपेसिटर से इंडक्टर में एनर्जी ट्रांसफर होती है और बाद में इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ। पहले हम क्या करते हैं, बैटरी की मदद से पहले हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फुली चार्ज करते हैं, बाद में हम उसको डिस्चार्ज करवाते हैं थ्रू एन इंडक्टर, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और वो सेम अमाउंट उस करंट सो बीच में जब कैपेसिटर से चार्ज हो जाएंगे तो इंडक्टर से पास होकर चले जाएंगे। तो जब वो इंडक्टर में पास हो जाएंगी तो इंडक्टर में वो स्टोर होंगी वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो वो अपोज करेगा उसको, तो उसकी वजह से कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। तो जितने यहाँ पे चार्जेस डिक्रीज होंगे उतने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। फाइनली जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा तो सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो वंस अगेन जिस वक्त कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा वहाँ पे विच मीनस करंट अब स्टार्ट वहाँ से क्या होगा, वो डिके करंट अब वहाँ पे अब डिके होना शुरू हो जाएगा, करंट वहाँ पे अब खत्म होने को जाएगा। तो वंस अगेन वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, वो फिर से वो क्या काम करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब वहाँ फिर से जनरेट होगा तो वो फिर से अपोज करेगा कॉज को, कॉज क्या है, डिके ऑफ करंट। तो दिस टाइम वो कोशिश यही करेगा कि करंट क्या रहे, मेंटेन रहे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअली करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन। तो उस वक्त एक्चुअली नाउ ये देखो ये फिर से कैपेसिटर को चार्ज करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले में हमने देखा नेगेटिव चार्जेस नीचे थे, अब नेगेटिव चार्ज ऊपर चली जाएंगी बिकॉज नाउ ईएमएफ विल बी नो डाउट इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। देखो ना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन दैट्स अपोजिट दैट ऑफ दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन, इस जानिब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो धीरे धीरे फिर से हमारी मैग्नेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो दिस कन्वर्शन कंटिन्यूज, ये विद कंटिन्यूस पैसेज ऑफ टाइम दीज ऑसिलेशंस कंटिन्यू। अगर हमारे पास बाद में रेजिस्टेंस नहीं होगी हमारे पास इस इंडक्टर की तो ऑब्वियसली बेटा वहाँ पे क्या होगा, वो आपको ऑसिलेशंस मिलेगी विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, जिनको आप अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं हमारे जो प्रैक्टिकली हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कुछ ओमिक रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे। तो ओमिक रेजिस्टेंस होने की वजह से बेटा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगी, यानी उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी से, उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से वहाँ पे ऑसिलेशंस होती हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर क्यों हमारे पास चार्ज है जो एक्चुअली हम प्लेट्स को देते हैं तो देयरफॉर उसमें से कुछ करंट फिर बाद में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो लेट कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है थ्रू द इंडक्टर, तो देयरफॉर जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो सिंपली होगा Q/C। एट द सेम टाइम जब करंट एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा अक्रॉस द इंडक्टर किसी भी टाइम में वो कितना होगा, वो आपको पता है, दैट इज फैराडेज लॉ से हमें पता है VL = -LdI/dt। चूंकि L और C पैरेलल में है तो देयरफॉर वहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो देयरफॉर ये पोटेंशियल्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो विच मीन्स हमने इनको इक्वल लिया तो वहाँ से मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकाला। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमको पता है, हमें पता है करंट किसके बराबर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट डिस्चार्ज dQ/dt, वो मैंने दिया। तो देयरफॉर ये एक इक्वेशन मेरे पास बनी बेटा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हमने कंपेयर किया विथ एंड इक्वेशन ऑफ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। तो बाद में हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक्चुअली कंपेयर भी किया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमारे पास md²/dt² -ky²। तो जब इसको मैं अंदर लेके आया, m को डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो बेटा कल मैंने जनरली एक्चुअली दिखाया था आपको, ये k/m ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैं इसकी dy इस तरह भी हम लिख सकते हैं। बाद में हम इन दोनों को कंपेयर यहाँ पे किया, तो देयरफॉर जब हमने कंपैरिजन किया बाकी सब टर्म में सेम है, देखो d² dy² QL, यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली Q के बदला है तो ओमेगा² किसके बराबर, सिर्फ ओमेगा² यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंट है। ओमेगा² किसके बराबर है, 1/LC। चूँकि यहाँ पे माइनस मैंने लिया, जब मैं इसको यहाँ पे चल जाऊँगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो लेकिन इन जनरल यहाँ पे आप देख सकते हो ओमेगा किसके बराबर, ओमेगा² किसके बराबर है, k/m के बराबर, सॉरी ओमेगा² किसके बराबर है, 1/LC के बराबर। तो देयरफॉर वहाँ आपको फ्रीक्वेंसी मिली, दैट्स 1/2 दिस फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 1/2 √LC, दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट होते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज योर
दिस वाज अ यस्टरडेज टॉपिक, थोड़ा सा मैंने आपको जल्दी में ये रिपीट किया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई रिपीटेड इट. नाउ देयर आर टू टर्म्स विच वी विल डिस्कस टुडे, दैट्स वाटलेस करंट एंड वाटफुल करंट. अब देखो वाटलेस करंट क्या होता है, ये वो कंपोनेंट होता है सर्किट करंट का ड्यू टू विच पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो. जिस वक्त आप हमने पढ़े थे पावर कंजप्शन इन एसी सर्किट्स, वहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था, क्योंकि वहाँ पे हमने पावर्स निकाले थे मुख्तलिफ सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस. तो देयरफॉर उसमें आपने देखा था कुछ सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस पावर कंजप्शन जीरो था, स्पेशली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट में हमने देखा वहाँ पे पावर कंज्यूम नहीं होता है. तो देयरफॉर वो वाला करंट, वो कंपोनेंट करंट का जिसकी वजह से वहाँ पे पावर कंज्यूम नहीं होता है सर्किट में, उसी को हम वाटलेस करंट कहते हैं. ठीक है ना. वाटलेस करंट वो कंपोनेंट होता है इस करंट का, इस सर्किट करंट का, जिसकी वजह से पावर कंज्यूम नहीं होता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा जिस वक्त हमने इंडक्टिव सर्किट पढ़ा, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा, उस वक्त जब हमने पावर कंजप्शन इन दो सर्किट्स में देखा वहाँ पे जीरो पावर कंजप्शन था. तो बीच में वो जो वाला करंट, जो उस वक्त करंट उन सर्किट्स में होता है, उस करंट को हम वाटलेस करंट बोलते हैं. ठीक है ना. That's watless current is that component of the circuit current due to which the power consumed in the सर्किट इज जीरो. तो उसको हम कहते हैं वो वाटलेस करंट है. ठीक है ना. और इसी तरह वाटफुल करंट क्या हो गया, वाटफुल करंट वो कंपोनेंट होता है करंट का ड्यू टू विच पावर इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट, यानी वो वाला कंपोनेंट जिसकी वजह से पावर कंज्यूम होता है. फॉर एग्जांपल जब हमने रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा वहाँ पे पावर कंज्यूम होता है, तो उस वाले करंट को हम क्या कहते हैं, वाटफुल करंट. ठीक है ना. वाटफुल करंट is that component of current due to which power is consumed in the circuit. ठीक है ना. ये हो गई आपकी डेफिनेशन. वाटलेस क्या हो गई, जिसमें ये वो कंपोनेंट होता है करंट का जिसकी वजह से पावर कंज्यूम नहीं होता सर्किट में. वाटफुल करंट जिसकी वजह से वहाँ पे पावर कंज्यूम होता है. ठीक है ना. एसी सर्किट में हमने एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल वो हमने देखा, यानी दैट्स, मैं इसी तरह लिखूंगा, दैट्स एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट ओवर ए कंप्लीट सर्किट. वो किसके बराबर आपको निकला था, वो हमें निकला था EV IV cos phi. ये निकला था ना, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ, यहाँ वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इंटू cos phi. दिस इज द AC, दिस इज एक्चुअली द एवरेज पावर विच इज कंज्यूम्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल इन एन AC सर्किट. ये एक्चुअली ये रिलेशन हमने पावर में निकाली. और इसमें फाई क्या है, फाई है फेज एंगल बिटवीन EV एंड IV, दैट्स RMS वैल्यू, रूट मीन्स का वैल्यू ऑफ करंट और दिस पोटेंशियल के दरमियान, वो एक्चुअली फेज एंगल फाई होता है. ठीक है ना. तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डायग्राम के लिए भी आपको दिखा सकता हूँ. For example, let us take this x-axis and this is x, this is y. ये मैं लूँगा IRMS, या मैंने यहाँ पे IV लिया, RMS लिखने की जरूरत नहीं है. इसी तरह ये हो गया EV. ठीक है ना. प्योरली हमारे पास जो आमतौर पर हम डोमिनेंटली इंडक्टिव दिखाते हैं, तो इंडक्टिव में वोल्टेज लीड इज द करंट. ठीक है ना. तो देयरफॉर वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस फाई ये होती है, फाई विच इज पोटेंशियल इज लीडिंग द करंट बाय फेज ऑफ फाई. ये हो गया आपका I रूट मीन स्क्वायर, हो गया E रूट मीन स्क्वायर. ठीक है ना. या वर्चुअल, नो प्रॉब्लम देयर. ठीक है ना. तो बेटा एक्चुअली अगर हम देखेंगे now we will resolve this IV A रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट. तो एक कंपोनेंट एक्चुअली होगा इस जानिब. ठीक है ना बेटा. एक कंपोनेंट इसी जानिब होगा. तो इस जानिब जो होगा दैट्स IV cos phi, और इस जानिब जो होगा दैट्स IV sin phi. ठीक है ना. और ये एंगल कितना होगा, ये π/2 होगा.
है ना. दैट्स वी रिजॉल्व दिस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, दैट्स आई वी वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट को हमने रिजॉल्व किया. ये वाला वेक्टर है ना, तो जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं एक कंपोनेंट यहाँ से होगा, दैट्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई वी कॉस फाई एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट आई वी साइन फाई. ठीक है ना. यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी रिजॉल्विंग आई वी into its components, you will get iv cos phi which is along ev है ना, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF है. और दूसरा है हमारे पास iv sin phi which is perpendicular to ev, है ना, जो परपेंडिकुलर है ईवी के पास. परपेंडिकुलर चूंकि इसी के डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर इसको है ना. मुझे ये बताओ जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज गिवन बाय. ठीक है ना, वो किस तरह हम निकालेंगे. नाउ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ड्यू टू component IV cos phi of current is given by. ठीक है ना. बोलो एवरेज पावर कितना कंज्यूम करेगा वो. दैट्स पावर सिंपली किसके बराबर है, अभी आपने कहा EV IV cos phi. ठीक है ना बेटा. अब चूंकि यहाँ पे हमने एवरेज पावर सर्किट किस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट. ठीक है ना. तो देयरफॉर इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय EV. IV के बदले में क्या लिखूंगा, आई विल राइट IV cos phi. ठीक है ना, इंटू cos phi cos. मुझे बताओ एंगल कितना है, IV cos phi और EV cos phi के दरमियान एंगल कितना है, वो है 0, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज IV cos phi और EV एक ही डायरेक्शन में, विच मीन्स उनके दरमियान फेज एंगल कितना है, वो 0 है बिकॉज इन द सेम डायरेक्शन है. तो देयरफॉर इस करंट कंपोनेंट की वजह से कितना पावर कंज्यूम होगा, वो हम सिंपली का पावर किसके बराबर होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोसाइन ऑफ द फेज एंगल. अब वोल्टेज क्या है, EV तो सेम है, लेकिन करंट कौन सा कंपोनेंट हम लेते हैं, पहले हम इस कंपोनेंट की वजह से देखेंगे पावर कितना कंज्यूम हुआ, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, वो 0 है. तो देयरफॉर EV IV के बदले क्या लेना है आपके पास यहाँ पे IV cos phi, और इंटू हो गया cos phi, यहाँ पे phi को वैल्यू देना है, वो कितना है, वो 0 है बेटा. cos 0 is 1. तो देयरफॉर दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट EV IV cos phi. ठीक है ना. दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज वाटफुल करंट. इस कंपोनेंट हमको क्या, इस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एज वाटफुल करंट या वाटफुल कंपोनेंट. इसको वाटफुल कंपोनेंट कहते हैं. वाटफुल करंट यही वाला होता कंपोनेंट होता है P डैश में. नाउ हम अब एवरेज पावर ढूंढेंगे इस वाले कंपोनेंट से. नाउ एवरेज पावर कंज्यूम्ड ड्यू टू कंपोनेंट IV sin phi. ठीक है ना, और करंट इज गिवन एज. नाउ एवरेज पावर जो कंज्यूम हुआ है, पहले हमने इस कंपोनेंट से देखा उससे इतना पावर कंज्यूम हुआ. अब हम इस वाले कंपोनेंट से देखेंगे इस वाले कंपोनेंट से कितना पावर कंज्यूम होता है. तो लेट वी टेक एट P डबल डैश बेटा. तो दैट इज सिंपली इक्वल वंस अगेन इट इज EV. अब IV के बदले में क्या दूंगा, IV के बदले में दूंगा IV sin phi. ठीक है ना, इंटू कॉस. अब फाई फेज एंगल कितना है, IV sin phi यहाँ से है, EV यहाँ से, इनके दरमियान एंगल कितना है, π/2 90 cos 90 is 0, which means average power consumed is 0. Thus average power consumed in the circuit due to this component IV sin phi beta component of the current is 0. तो therefore this component of current is known as wattless current. इस component को हम क्या कहते हैं, इस component को हम कहते हैं, this is called as wattless current या wattless component. ठीक है ना. So power consumed due to IRMS cos phi या IV cos phi component, so it is known as wattful current, while as no power is consumed due to IV sin phi component, it is called as wattless component.
है ना समझ में। तो देयरफॉर बेटा दिस वाज योर वाटफुल एंड वाटलेस करंट। अब आपको यहाँ पे पता चला कि जब हम करंट को एक्चुअली क्या करते हैं, इसको बेटा इसको हम जब यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो कॉस वाला कंपोनेंट है ना, ये कॉस वाला कंपोनेंट होता है वाटफुल करंट, और जो साइन वाला कंपोनेंट है ये वाटलेस करंट होता है। तो वाई, बिकॉज इसकी वजह से कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है सर्किट में, और इसकी वजह से पावर कंज्यूम होता है सर्किट में। ठीक है ना। आपने देखा कि जब हमारे पास इंडक्टिव सर्किट था, कैपेसिटिव सर्किट था, वहाँ पे वाटलेस करंट हमें एक्चुअली वहाँ पे होता था, क्यों, वहाँ पे पावर कंजप्शन जीरो था। लेकिन जब आप रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हो तो वहाँ पे आपके पास पावर कंज्यूम होता था। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देयरफॉर उस वाले करंट को वहाँ पे आप कहोगे वो वाटफुल वाला करंट है। ठीक है ना। सो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट पे हमने देखा कि साइन वाले कंपोनेंट की वजह से पावर कंजप्शन कितनी हुई, 0। दस एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ड्यू टू IRMS sin phi या IV sin phi component of current is 0. Thus this component of current is known as wattless current. Power is consumed due to IV cos phi component, so it is known as wattful component, and इसको wattless component हम कहते हैं, wattless current इसी को हम कहते हैं। So therefore this was your wattless and wattful current. Now before moving toward the last topic जो आपके यूनिट का है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने पढ़ा है, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो एक्चुअली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। कहाँ पे चल, उसको चोक कॉइल कहते हैं कि चोक कॉइल होती क्या है। चोक कॉइल हम पहले देखेंगे, व्हाट इज ए चोक कॉइल। तो एक्चुअली चोक कॉइल क्या होती है, ये एक इंडक्टर ही होता है जो यूज किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए एसी सर्किट में विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, उसी को हम चोक कॉइल कहते हैं। एन इंडक्टर यूज टू कंट्रोल करंट इन एन एसी सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज चोक, है उसी को चोक कॉइल कहते हैं। या सिंपल हमारे पास चोक कॉइल का एक इंडक्टर ही होता है बेटा, जो हम यूज करते हैं एसी सर्किट्स में करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो उस वाले इंडक्टर को उस वक्त कहा जाता है कि वो चोक कॉइल का काम कर रहा है, उसको चोक कॉइल कहा जाता है। ठीक है ना। एंड इंडक्टर यूज टू कंट्रोल करंट इन एन AC circuit without much loss of energy called चोक, या उसको चोक कॉइल हम कहते हैं। तो एक चोक कॉइल जो होता है ये एक्चुअली बेटा इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थिन कॉपर या एल्युमिनियम वायर के होते हैं जिनको वाउंड किया जाता है ओवर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना। तो उसको आयरन चोक कॉइल भी कहते हैं। ठीक है ना, लाइक दिस बेटा। चलो मैं पहले इस पेन से, ब्लू पेन से मैं ये कोर में बनाऊंगा। आयरन का कोर होता है, ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन वाला कोर होता है, लाइक दिस। उसी के ऊपर क्या काम किया जाता है, कॉपर या एल्युमिनियम वायर वाउंड किया जाता है। लाइक दिस बेटा। ठीक है ना, इसको हम चोक कहते हैं, इसी को चोक कॉइल कहते हैं। ठीक है ना। तो ए चोक कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक कॉपर और एल्युमिनियम वायर विच इज वाउंड क्लोजली ओवर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ चोक कॉइल इज ऑल्सो नोन एज आयरन कोरड चोक कॉइल। इसको आयरन कोरड चोक भी कहा जाता है, या आयरन कोर चोक कॉइल भी इससे हम कहते हैं। ठीक है ना। तो आयरन कोर चोक कॉइल को हम बेटा इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयरन कोर चोक कॉइल को एक्चुअली बना हुआ इस तरह होता है, लेकिन अगर आपको सिंबल देखना है, आमतौर पर अगर हम इसका सिंबल देखेंगे, आमतौर पर जो सिंबल बनाया जाता है वो इस तरह हम चोक कॉइल बनाते हैं, इसके ऊपर 2 लाइनें बनाई जाती है। ये सिंबल है, ये सिंबल होता है आयरन कोर चोक कॉइल का। अगर आप कहीं पे ऐसा देखोगे तो रिमेंबर, याद रखना कि एक्चुअली ये आयरन कोर चोक कॉइल यूज किया जाता है। क्या चोक कॉइल, वो ये एक्चुअली इंडक्टर होता है जो क्या करते हैं, करंट कंट्रोल करता है एसी सर्किट में। तो देयरफॉर उस टाइप ऑफ इंडक्टर को हम चोक कहते हैं। आमतौर पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है या इफेक्टिव, आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने पढ़ा है, रिएक्टेंस क्या है, वो अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस या इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ द चोक कॉइल यहाँ पे मैं कहूँगा इज गिवन बाय, अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है बेटा, दैट्स ओमेगा एल। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू एल।
क्योंकि आपको पता ही है बेटा कि रजिस्टर रेजिस्टेंस दिखाता है, इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखाता है, कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिखाता है, यानी अपोजिशंस। तो इस तरह चोक कॉइल तो इंडक्टर ही है, तो देयरफॉर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखाएगा वो सेम ही होगा। वो कितना होगा, ओमेगा एल, दैट्स 2 पाई न्यू इनटू एल। तो चूंकि इंडक्टर है तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात तो यहाँ पे होगी। सिंस द सेल्फ इंडक्टेंस एल यूजुअली ऑफ आयरन कोर चोक कॉइल इज हाई, क्योंकि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे ये किस पे लगाया गया है, ये सॉफ्ट आयरन कोर पे लगाया गया है, तो देयरफॉर इसकी जो एल एल दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस वो ज्यादा होगी। सो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ एसी इज लार्ज। तो विच मीन्स ये एक्चुअली रिएक्टेंस भी ज्यादा दिखाएगा एसी को। अगर आपके पास एल ज्यादा है, चूंकि एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, अगर आपके पास एल ज्यादा है तो विच मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस ही ज्यादा है। मैं आयरन कोर चोक की बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि आयरन कोर चोक में हम देखते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ईएमएफ जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो विच मीन्स वो ज्यादा अपोज करेगा करंट को, तो विच मीन्स मोर द सेल्फ इंडक्टेंस मोर विल बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो हियर एज फार एज आयरन कोर चोक कॉइल इज कंसिडर्ड, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ एसी इज लार्ज एज इट इज एल इज लार्ज, ठीक है ना। दस जो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वो रिड्यूस हो जाता है इन सर्किट हैविंग चोक कॉइल। तो देयरफॉर जब हम चोक कॉइल को लगाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है, वहां पे एसी का मैग्नीट्यूड, एसी का जो मैग्नीट्यूड एसी करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। ऊपर हमने वही लिखा कि इंडक्टर यूज जो हम करंट को कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली बेटा ये रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, जब हम इस चोक कॉइल को यूज करते हैं तो बेटा वहां पे जब करंट इसमें पास होता है वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्वियसली विल अपोज द करंट। तो देयरफॉर मोर द एल मोर द सेल्फ इंडक्टेंस मोर विल द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हम आयरन कोर चोक कॉइल तो इससे एल इंक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे एसी भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो करंट को ज्यादा अपोज अप करेगा। तो देयरफॉर दस मैग्नीट्यूड ऑफ एसी इज रिड्यूस्ड इन अ सर्किट हैविंग चोक कॉइल इन दैट, ठीक है ना। अगर हम नाउ अगर हम फ्रीक्वेंसी फॉर लो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, न्यू फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की तरफ आएंगे। इफ फॉर लो फ्रीक्वेंसी एल शुड बी लार्ज, ऑब्वियसली आपकी कम फ्रीक्वेंसी के लिए आपका एल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दस लो फ्रीक्वेंसी एसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग आयरन कोर चोक कॉइल, है ना बेटा, हमें कंट्रोल करना है एक्सएल। लेकिन अब हम जो सप्लाई आपने दी है, सप्लाई में आप कहते हो कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन आपने कंट्रोल करना है यहाँ पे एसी, तो देयरफॉर जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो बचा क्या, तो विच मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आप एल को इंक्रीज करोगे तब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, तब करंट कंट्रोल होगा। तो देयरफॉर फॉर लो फ्रीक्वेंसी एसी करंट हमें ज्यादा दिस इंडक्टर, हमें वो इंडक्टर यूज करना पड़ते हैं जिनमें इंडक्टेंस ज्यादा हो, जिनमें सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हो। तो वो किस में है, वो आयरन कोर चोक कॉइल में है। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम आयरन कोर चोक कॉइल यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर लो फ्रीक्वेंसी एल शुड बी लार्ज। दस इस लो फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली क्या किया जाता है, लो फ्रीक्वेंसी एसी को हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग आयरन कोर चोक कॉइल। लेकिन आप अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो एल ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एल शुड बी स्मॉल। अब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू हाई है, तो देयरफॉर एल शुड बी स्मॉल। सो हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आयरन कोर चोक कॉइल नहीं यूज करते बेटा, हम आयर कोर चोक कॉइल यूज करते हैं। सिर्फ हमारे पास एक कॉइल होती है, बीच में कुछ भी नहीं होता है, उसको हम कहते हैं आयर कोर चोक। आयर कोर चोक कॉइल हम यूज करते हैं किसके लिए, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई है तो इंडक्टेंस ऑब्वियसली शुड बी लो, तो देयरफॉर वो इंडक्टेंस किसकी कम होती है, आयर कोर चोक कॉइल की। अब अगर हम, चलो ये हो गया हाई लो फ्रीक्वेंसी की, अगर आइडियल कोर चोक कॉइल हो, आइडियल चोक कॉइल, आइडियल चोक कॉइल बेटा इंडक्टर, दैट्स आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर क्या होता है, जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस 0 हो, तो देयरफॉर वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अगर आप आइडियल इंडक्टर की बात करोगे, आइडियल चोक कॉइल वही हो गया आइडियल इंडक्टर। अगर आप आइडियल चोक कॉइल की बात करोगे तो वहां पे बेटा आर क्या होता है, 0, तो देयरफॉर उसका मतलब होता है एनर्जी वेस्टेड इज 0, वहां पे एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। क्योंकि एनर्जी किसकी वजह से वेस्ट होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन आप खुद कहते हो हमारे पास आइडियल चोक कॉइल है, जिसमें हमारे पास आइडियल इंडक्टर है। जब आपके पास आइडियल इंडक्टर है तो उसके पास रेजिस्टेंस 0 है, जब रेजिस्टेंस 0 है तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड इज 0, ठीक है ना। बट व्हेन द चोक कॉइल, जब हम लेकिन रियलिटी में जब हम देखते हैं बेटा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में चूंकि हमारा जो चोक कॉइल होगा वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, स्पेशली हमने देखा कॉपर का या एल्युमिनियम का, उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो देयरफॉर वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी
वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है, ठीक है ना। जब हम चोक कॉइल को कनेक्ट करते हैं ना एसी में, एसी सप्लाई मेन्स में, तो वहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इट इज़ π/2। इंडक्टर है, इंडक्टर में आपने देखा इट इज़ EMF विच इज़ लीडिंग द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ 90। सो एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है वहाँ पे, वो आपने अभी देखा। अगर हम पावर, एवरेज पावर कंज्यूमड ओवर ए कंप्लीट साइकिल इन चोक कॉइल, वही हुआ इंडक्टर, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट EV IV cos फाइव वहाँ हो गया π/2, बिकॉज वहाँ पे फेज एंगल बिटवीन EMF इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90, एवरेज पावर 0 है। मैं अभी भी आपको बोल रहा था। तो वहाँ पे तो विच मीनस वाट, अभी भी देखो वाटलेस करंट का कॉन्सेप्ट आपको आएगा। हाँ, मैंने आपको कहा प्रैक्टिकली कुछ पावर वहाँ पे कंज्यूम, यहाँ पे हम देखेंगे पावर कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ पावर कम, बहुत कम, वेरी स्मॉल इज वेस्टेड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर। क्योंकि आयरन कोर साथ साथ मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज भी होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे कुछ पावर कंज्यूम होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में यूजुअली अब हम जो चोक कॉइल लेते हैं ना, उसके पास मैंने आपको भी बोला, उसके पास बेटा उसके पास इंडक्टेंस ही नहीं होता, उसके पास थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है। हम तो प्रैक्टिकली यहाँ पे कहते हैं रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली, सॉरी हम आइडियली के लिए बोल रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली वहाँ पे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं जो हमारे पास चोक कॉइल है ना, इट इज़ इक्विवेलेंट टू LR सर्किट। जो हमारे पास चोक है ना, ये किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है LR सर्किट के। क्यों, इसके पास ये तो ऑलरेडी है इसके पास, लेकिन आइडियली हम कहते हैं R वहाँ पे 0 था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू R का होता है, क्योंकि मटेरियल का बना होता है किसी का, एल्युमिनियम का या कॉपर का, तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो चोक कॉइल है ना, इट बिहेव्स एज LR सर्किट, प्रैक्टिकली इट बिहेव्स एज LR सर्किट। तो देयरफॉर इन दैट केस पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर LR सर्किट में आपने कल ही देखा, वो पावर फैक्टर था उसमें cos फाइव वाज किसके बराबर था, इट वाज R डिवाइड बाई रूट ऑफ R स्क्वायर, हाँ, प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, दैट इज XL स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो एवरेज पावर लॉस्ट कितना हुआ, एवरेज पावर लॉस्ट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज P इज इक्वलेंट। अब एवरेज पावर कितना लॉस होगा, हम एक कंप्लीट साइकिल में, जब एक साइकिल होगा ना वहाँ पे, जब एक कंप्लीट साइकिल वहाँ पे इसी को टर्न करेगा एट्स अप डाउन वन कंप्लीट साइकिल, तो कितना पावर वहाँ पे लॉस होगा, दैट्स EV IV cos फाई। अब cos फाई कितना है, ये चूंकि LR सर्किट है बेटा, काम कर रहा है एज LR सर्किट, EV IV और डिवाइड बाई रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो इतना पावर वहाँ पे एक्चुअली बेटा क्या होगा, लॉस होगा फॉर वन साइकिल एज फार एज योर चोक कॉइल इज कंसिडर्ड, ठीक है ना। आमतौर पर रजिस्टर भी हम यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल AC को कंट्रोल करने के लिए, बट उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ I2RT विल बी वेस्टेड। इसमें बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है। यहाँ पे देखो आपको पावर फैक्टर इतना बहुत कम, ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है ये बहुत कम है बनिस्बत I2RT। क्योंकि जब रजिस्टर हम यूज़ करते हैं तो रजिस्टर बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट करता है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। तो देयरफॉर दिस वाज योर चोक कॉइल।